सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 8 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और तरीका वही रखने वाले हैं। चारों ऑप्शंस की मैं व्याख्या बताने वाला हूँ और इसके अलावा एक और खास बात जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये जो पेपर सीरीज है वो आप लोगों के लिए नींव का पत्थर साबित होने वाली है वनपाल बनने में। तो ये जो मेरे मॉडल पेपर्स हैं इनको कंप्लीट देखा करो बिना स्किप किए हुए, ताकि आप अपनी एग्जाम में बेटर प्रदर्शन है वो कर सको। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू करते हैं अपने आज का ये मॉडल पेपर। और मॉडल पेपर नंबर 8 है उसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ने वाले हैं जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले अपने 7 जो मॉडल पेपर्स पढ़ा दिए हैं। इसमें देखो ज़्यादा चर्चा नहीं करते, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ध्यान से समझ लेना। और ये क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। आई स्टार्ट का क्या है ये? देखो, यह विभाग राजस्थान में आई स्टार्टअप्स यानी अपने पास छोटे उद्योगों की शुरुआत और उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में आई स्टार्ट कार्यक्रम चला रहा है। तो ध्यान में रख लेना इसके उद्देश्य क्या है। दूसरा क्या है? सामाजिक अधिकारिता विभाग की बात करें तो किस बारे में है इसका भी तो पता होना चाहिए। यह विभाग समाज के कमजोर, पिछड़े और दिव्यांग जो वर्ग हैं के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए काम करता है, ये भी ध्यान में रखना है। आगे क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग, इसके बारे में आप जानते हो भाई, विज्ञान से संबंधित। और उद्योग विभाग की बात करें तो ये विभाग बड़े, मध्यम और सूक्ष्म उद्योगों के एमएसएमई की स्थापना, औद्योगिक नीतियों और व्यापार सुगमता को देखता है। तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट लेने वाली जो चीजें है ना वो मैं बता देता हूँ भाई, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या है? 20 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार कार्यक्रम में सरकारी विभाग की वर्ग की जिला कलेक्टर श्रेणी में 2022-23 के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए किसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो आर्तिका शुक्ला नहीं दिया गया है, कमर उल जमान चौधरी जिला कलेक्टर जयपुर को भरतपुर को दिया गया है। ये आपका ऑप्शन हो जाता है। बात कर लेते हैं, ये डॉक्टर आर्तिका शुक्ला, ये राजस्थान और केंद्र की आईएएस अधिकारी है जो विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रही हैं, लेकिन इस विशेष श्रेणी में इन्हें प्रथम पुरस्कार नहीं दिया गया। फिर भी कमर उल जमान है जो चौधरी जी हैं, भरतपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर के रूप में इन्हें जिले में जो ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। टीना डाबी जो अपने बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में रही है भाई, पहले बाड़मेर में थी। यह चर्चित आईएएस अधिकारी है जो जैसलमेर और अन्य जिलों में कलेक्टर रही है, लेकिन पुरस्कार इन्हें भी नहीं दिया गया है। और जितेंद्र कुमार सोनी के बारे में अभी बातचीत हुई है पिछले दिनों अपनी। जितेंद्र कुमार सोनी, इन्हें प्रशासनिक नवाचारों में जैसे जालौर और अलवर में अभियान के लिए जाना जाता है, परंतु विशिष्ट पुरस्कार के विजेता चौधरी जी ही थे, इन्हें भी नहीं दिया गया है। तो ये भी अपने पास सारे आईएएस के अधिकारी हैं भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या है? अगस्त 2025 को जयपुर के मूर्तिकार प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए प्रदान किया गया है? तो ध्यान रख लेना भाई, 5 अगस्त 2025 गिरिराज शर्मा ललित कला अकादमी के। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्जर्वेशन नहीं, गॉड वल्चर एंड ह्यूमन, ये आपके पास ऑप्शन हो जाता है, गॉड वल्चर एंड ह्यूमन। इस कृति के लिए इनको क्या है आपके पास ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, इसके बाद में बात करें AVGC XR का जो पॉलिसी है उसका संबंध किससे है? तो भाई ये अपने पास एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में है, इनसे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। अब ये प्रश्न अपना पहले आ चुका है, लेकिन इसका पूरा नाम है वो आपको याद रखना है। क्या है? पूछ सकते हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिंग एंड एक्सटेंडेड रियलिटी होता है। तो ये फुल फॉर्म के लिए मैंने दोबारा इसके क्या है ये क्वेश्चन शामिल किया, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताता भाई। नेक्स्ट है पर्यटन विभाग द्वारा भव्य पतंग उत्सव का दूसरा चरण 14 जनवरी 2026 को जयपुर में कहां आयोजित किया गया है? जंतर मंतर, हवा महल, अल्बर्ट हॉल और जल महल। तो इसका आयोजन है वो जल महल में किया गया है भाई। किसका? इस पतंगबाजी का। 14 जनवरी 2026 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, जंतर मंतर ये एक ऐतिहासिक खगोलीय वेधशाला है जहाँ पतंग उड़ाने जैसे बड़े सार्वजनिक उत्सव का सुरक्षा कारणों से नहीं आयोजित होते हैं भाई। अच्छा, हवा महल यह जयपुर की एक ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मैंने बताया था आपको क्या है 953 खिड़कियां हैं, 5 मंजिला है, इसीलिए मैं बता देता हूं जो बारंबार रिवीजन करते हैं। अच्छा, अल्बर्ट हॉल ये जयपुर का प्रसिद्ध संग्रहालय जहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे जयपुर कथक समारोह होते हैं, परंतु पतंग उत्सव यहाँ पे भी नहीं हुआ है।
जल महल की बात करें तो मानसागर झील के बीच में स्थित जल महल की पहल और इसके आसपास का खुला क्षेत्र पतंगबाजी और भव्य पतंग उत्सव के लिए सबसे उपयुक्त स्थान होने के कारण यह इसका आयोजन इस बात का गवाह बनता है, आयोजन का गवाह बना भाई। कहने का मतलब इस जगह पे आपके पास क्या खुली जगह है तो यहाँ पे पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत किस राज्य का डेस्टिनेशन सत्र 5 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया है? तो इसमें अगर बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश है इसको शामिल किया गया भाई, मध्य प्रदेश। अब देखो मैं बता देता हूँ पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं। 5 जनवरी 2026 को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत मध्य प्रदेश राज्य का डेस्टिनेशन सत्र आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे बात करें तो मुख्य अतिथि कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद 5 जनवरी 2026 सोमवार को इस समिट में भाग लेने पहुंचे थे। और साझेदारी की बात करें तो मध्य प्रदेश का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इस समिट में सिल्वर स्टेट पार्टनर के रूप में शामिल हुआ भाई, सिल्वर स्टेट पार्टनरशिप के रूप में शामिल होने वाला राज्य मध्य प्रदेश। उद्देश्य इस सत्र के दौरान मध्य प्रदेश में पवेलियन में ग्लोबल इन्वेस्टर्स और स्टार्टअप्स के सामने राज्य की तकनीकी नीति और निवेश के अवसरों और भविष्य के विजन को पेश किया गया है। तो ये बात हो जाती है अपने पास डिजीफेस्ट में, राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 की जो मुख्य बातें हैं ये याद रखने वाली हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की पहल पर जारी अधिसूचना के अनुसार राजभवन को अब किस नाम से पुकारा जाएगा भाई? तो वो आपके पास लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? लोक भवन के नाम से। अच्छा, जननायक भवन बताते हैं तो ये नाम अक्सर पूर्व मुख्यमंत्रियों या जननायकों की स्मृति से जुड़ता है, राजभवन के लिए नहीं चुना गया है। लोक भवन की राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजभवन को जनता के करीब और लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप दर्शाने के लिए इसका नाम बदलकर लोक भवन करने की पहल की है। और जनता दरबार की बात करें तो द्वारा जनता की शिकायतें सुनने के लिए व्यवस्था का कार्यक्रम का नाम है। और जन सेवक की बात करें तो ये नाम भी अधिसूचना के अंतर्गत आधिकारिक रूप से स्वीकृत नहीं किया गया है। तो ये बातें हो जाती है अपने इसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, हाल में राजस्थान कैबिनेट ने प्रवासियों के लिए किस नए विभाग के गठन को मंजूरी दी है? तो अगर बात करें तो वो दिया आपके पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग। अब देखो क्या प्रवासी भारतीय कार्य विभाग क्या है, इसमें बात करें केंद्र सरकार के स्तर पर काम करने वाला एक पुराना विभाग जो अब विदेश मंत्रालय में विलय हो चुका है, कि जैसा नाम है अब विदेश मंत्रालय में आ गया। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग की बात करें तो राजस्थान कैबिनेट ने देश के अन्य राज्यों, राष्ट्रीयों और विदेशों अंतर्राष्ट्रीय में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की समस्या के समाधान और उन्हें राज्य से जोड़ने के लिए इस नए नए समर्पित विभाग की मंजूरी दी है। अनिवासी राजस्थानी कल्याण विभाग हालांकि सरकार नॉन रेजिडेंट राजस्थानी NRR नीति पर भी काम करती है। तो बढ़िया प्रश्न हो जाता है ये। इसके बाद में बात करें, राज्य सरकार ने बैलों से खेती करने वाले चयनित लघु और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि कितनी देने की पहल की है? 30,000 रुपये देने की है भाई। अब ये इसमें देख लेना आप लोग, है ना, 30,000 रुपये है भाई वैसे। अच्छा, 23 से 27 फरवरी 2026 को तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए बात करते हैं। राजस्थान पुलिस की महिला वॉलीबॉल टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता भाई, 72 साल में पहली बार जीता है। अच्छा, ये 74 साल में है भाई, 72 साल बोल दिए। फाइनल में राजस्थान ने CRPF को 3-2 से हराया है, बिल्कुल सही बात है। 74 साल में इतिहास में राजस्थान की महिला टीम चैंपियन बनी, ये भी सही बात है। तो उपरोक्त सभी इसके कथन सत्य हैं, ध्यान रखना। तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित 74वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट है, जयपुर की युवा गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत ने 15 मई 2026 को पुणे में आयोजित IGU चैंपियनशिप में अपना कौन सा राष्ट्रीय गोल्फ खिताब जीता है? तो इसने भाई अपने पास अपने 12वां खिताब जीता है भाई। तो ओजस्विनी सारस्वत ने चैंपियनशिप में गर्ल्स B कैटेगरी 13 से 14 वर्ष, ध्यान में रखना, का खिताब जीतकर अपना 12वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर लिया है। ये बातें पक्का पूछ सकते हैं आप लोगों से। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 216 अंक स्कोर बनाया भाई, 73, 74 और आखिरी दौर में 69 बनाया था। और इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत वह ओवरऑल लेडीज एंड A एंड B कंबाइंड कैटेगरी में रनर अप यानी दूसरे स्थान पर भी रही है। तो ये ध्यान रख लेना, कौन है? गोल्फर ओजस्विनी सारस्वत के बारे में याद रखेंगे तो देखेंगे भाई। अच्छा, इसके बाद क्या दे रखा है, गौशालाओं की आधारभूत सुविधा
किस विकास के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना संचालित की जा रही है, तो गोकास्ट मशीन योजना, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना, गौशाला विकास जनभागिता योजना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी कार्यक्रम है गौ रक्षा के लिए या अपने पास गौशालाओं की आधारभूत सुविधाओं के लिए कार्यक्रम चला रही है। अब बात आते हैं, देखो गोकास्ट मशीन योजना क्या है। यह योजना मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण के लिए गोबर से लकड़ी गोकास्ट बनाने वाली मशीनें उपलब्ध कराने से जुड़ी है। दूसरा क्या, पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना, यह आवारा बेसहारा सांडों नदियों अपने संरक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर नंदीशालाएं खोलने की योजना है। और गौशाला विकास जन सहभागिता योजना, पंजीकृत गौशालाओं से में शेड, पेयजल, चिकित्सा जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार जनता के सहयोग जन सहभागिता से यह मुख्य योजना चला रही है, जिसे सरकार बड़ा हिस्सा अनुदान देती है। तो ये अपने पास क्या है ऑप्शंस जो है ना अपनी गौशालाओं के लिए याद रख लेना भाई, पूछ सकते हैं। नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस देश को हराया, नेपाल को हराया भाई। ये तो किसको हराया है, नेपाल को हराया, बाकी ये देख लेना आप लोग। इसके बाद में क्या है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा किस भारतीय हवाई अड्डे को 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल ग्लोबली प्रदान किया है, पूछ सकते हैं भाई प्रश्न। आप करोगे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गलत करोगे आप लोग, इसको नहीं मिला भाई, ये व्यस्ततम हवाई अड्डा अपना भारत का। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा नहीं, ये बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को दिया गया भाई। मोस्ट अराइवल एट जो है ना वो इसको दिया गया ग्लोबली। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद गुजरात में अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा किए कितने रुपए की लागत से स्थापित किए देश में पहले सेमीकंडक्टर ATMP संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो वह है 22,516 करोड़ रुपए का। कितने का भाई, ये 22,516 करोड़ रुपए का बजट है, ये स्वीकृत किया है। अब देखो मैं एक बात बता देता हूँ, इस साणंद में जो अपने कार्यक्रम चलाया मोदी जी ने, इसके बारे में ये दोनों बातें याद रखनी है। जो कार्यक्रम चलाया है अमेरिकी कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी द्वारा कितने रुपए की लागत से, तो 22,516 करोड़ है। क्या है इसका उद्देश्य, उद्देश्य आपको याद रखना है। उद्देश्य में क्या है, देखो घरेलू चिप उत्पादन है, इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में ही मेमोरी मॉड्यूल्स जैसे रैम है, SSD और NAND फ्लैश का निर्माण पैकेजिंग करना, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की आयात पर निर्भरता कम हो जाए। दूसरा उद्देश्य है हार्डवेयर और AI क्रांति को बढ़ावा देना। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्का आ सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ये लो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन से स्थल निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण का मतलब जब अपने पत्थरों से क्या है हथियार वगैरह बनाते थे उस जमाने में, आदि मानव की जी बात कर रहे हैं। आदि मानव की बात करें तो देखो मंडापिया भीलवाड़ा है, बिगोद है, नाथ द्वारा है, बागोर है और भैंसरोडगढ़ है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो देखो मंडापिया भीलवाड़ा, पहले तो मैं बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। मंडापिया भीलवाड़ा, बिगोद भीलवाड़ा, नाथ द्वारा राजसमंद और बागोर और अपने पास है भैंसरोडगढ़। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 ये तो आपके पास है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण का मतलब होता है पाषाण काल से पहले का जो युग है, मध्य पाषाण से पहले। तो पाषाण युग में करें बात तो पाषाण काल की बात करें तो ये आ जाते हैं। बागोर की बात करें देखो ये भी पाषाण काल लिखी है भाई, पाषाण काल लिखा, लेकिन ये मध्य पाषाण है। ये क्या है, मध्य पाषाण है। और आपके पास पूछा क्या, पूरा पाषाण यानी निम्न पाषाण, लोअर जो पेटलिक था उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रख लेना, 1, 2 और 3 और 5 इसका आंसर सही है। और बागोर के बारे में पूछे तो मध्य पाषाण कालिक है। इसके बाद में बात करें निम्न राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम युग में के दिए गए हैं, कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। देखो विराटनगर रत्नचंद्र अग्रवाल ही नहीं है भाई, रेड केदारनाथपुरी अग्रवाल सही है, कालीबंगा अमलानंद घोष सही है, गिलून बीबीलाल सही है। तो विराटनगर किसने किया है, तो देख लो विराटनगर की बात करें तो जयपुर सर्वप्रथम उत्खनन है 1936 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। तो याद रखना बैराट के बारे में, विराटनगर जयपुर वाले की बात करता। और बाद में नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा किया भी गया है। और RC अग्रवाल है, वो किससे संबंधित है भाई, ये आहड़ और गणेश्वर से संबंधित है। किससे संबंधित है, आहड़ और गणेश्वर से संबंधित है। अगर बात करें रेड टोंक की तो जिसे प्राचीन काल का टाटानगर कहते हैं और इसका उत्खनन है वो डॉक्टर केदारनाथ पुरी ने करवाया है।
कालीबंगा 1952 में अमलानंद घोष ने की है। और गिलुंड की बात करें राजसमंद, तो ये आहड़ संस्कृति से जुड़ा स्थल है जिसका उत्खनन 1959 से 60 में प्रोफेसर बीबी लाल ने करवाया था। तो स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। नेक्स्ट क्या है, राजमहल का युद्ध निम्न में से किसके मध्य हुआ है भाई? तो राजमहल का युद्ध है वो अपने पास उत्तराधिकार का युद्ध है भाई। किसका युद्ध है? उत्तराधिकार का युद्ध है भाई। उत्तराधिकार किसके बीच में भाई? तो ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में हुआ था, जयपुर की राजगद्दी को लेकर, जिसमें ईश्वरी सिंह है वो विजयी होते हैं और अपने पास सरगासुली का निर्माण भी करवाते हैं। लेकिन इसके बाद में जब दोबारा मराठा आक्रमण करते हैं तो वो इतना मतलब उनके अत्याचार जो आक्रमण होते हैं तो इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सरगासुली से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वरी सिंह, इसरलाट जिसको आप कहते हैं, इसरलाट भी कहते हैं। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह मार्च 1747 में टोंक के पास राजमहल का युद्ध जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर स्वाई जय सिंह के दो पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जिन्हें मराठा और कोटा बूंदी का समर्थन था, माधो सिंह को था, लेकिन के बीच हुआ। इसमें ईश्वरी सिंह विजय हुए और उन्होंने जयपुर में इसरलाट जिसे सरगासुली कहते हैं का निर्माण करवाया था। तो ध्यान में रख लेना भैया आप लोग, ये आपके पास ईश्वरी सिंह का थोड़ा सा इतिहास है। बाकी बाद में जब इसके बाद में जो दूसरा युद्ध होता है उसमें अपने ईश्वरी सिंह हार जाते हैं और जो माधो सिंह अपने पास मराठे जो लोग थे ना, मराठे, वो अनगिनत रूप से इन पे टैक्स वगैरह लगा देते हैं। उससे परेशान होकर ये लास्ट में आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा, बप्पा रावल को मेवाड़ के गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा कथन रावल बप्पा से संबंधित है? अच्छा, इसके ऑप्शन चलिए मैं तीनों बता देता हूँ, वैसे बता देता हूँ। बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था, और मान मोरी को हराया था भाई, मान मोरी को हराया था और उससे चित्तौड़ दुर्ग पे अपने चित्तौड़ पे अधिकार किया था। बप्पा रावल ने हिंदू सूर्य, राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी, सही बात है भाई। बप्पा ने सोने के सिक्के का प्रचलन किया था, बिल्कुल किया था, सोने के सिक्के चलाए थे भाई अपने बप्पा रावल जी ने। तो ये तीनों सही है। ये अपने पास कूट मिलान शायद नीचे ऑप्शन हट गए भाई। क्या सुमेलित करना है? तो सुमेलित कर लेते हैं भाई। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पक्का आएगा आप लोगों के। देखो, बांसवाड़ा है वो अपने पास राजस्थान संघ में था, पूर्व राजस्थान संघ जिसको आप कहते हो ना, तो राजस्थान संघ भी कहते हैं। तो ये आपके पास कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पे द्वितीय चरण में। इसके बाद जयपुर की बात करें तो जयपुर आपके पास व्रत राजस्थान में आया था भाई। किस में आया था? व्रत राजस्थान में बताऊंगा भाई। भरतपुर की बात करें तो ये अपने पास मत्स्य संघ का हिस्सा था। और अजमेर आपके पास राजस्थान में, मतलब जो अपना वर्तमान राजस्थान है उसमें शामिल किया गया था। अब देखो बात करते हैं, पहला तो आपके पास ये मत्स्य संघ हो जाता है। मत्स्य संघ के बाद जो दूसरा चरण बना था वो राजस्थान संघ बना था। अब अपने पास ये राजस्थान के बाद में जो बनता है वो संयुक्त राजस्थान बनता है। क्या बनता है भाई? वो संयुक्त राजस्थान बनता है, जिसमें इसमें आपके पास उदयपुर को जोड़ दिया जाता है। ये उदयपुर को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं इसमें? हाँ, उदयपुर को जोड़ के ये बना देते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके बाद में जब आपके पास 3 बड़ी रियासतें शामिल होती हैं तब व्रत राजस्थान बनता है। और 30 मार्च 1949 को, तो बाद में वही 30 मार्च अपने पास राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये मैंने बता दिया कि आपको एग्जाम से पहले एक क्लास जरूर अपलोड करवाऊंगा भाई आप लोगों के लिए, बहुत ही बढ़िया 1-10 मिनट की क्लास समझाऊंगा। इसके बाद में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजस्थान की किस महिला ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के दौरान कुओं का निर्माण करवाया था? तो वो थी भाई जानकी देवी बजाज। ये वो थी महिला जिन्होंने विनोबा भावे जो भू आंदोलन यानी भूमि आंदोलन जो चलाया था, बाद में कुओं का जो निर्माण है वो किन्होंने कराया? जानकी देवी बजाज ने करवाया था। तो चलिए पढ़ते हैं। जमुनालाल बजाज की पत्नी जानकी देवी बजाज ने आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने कूप निर्माण यानी कुओं का निर्माण करवाया और 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी थी। अब ये रतन शास्त्री कौन है? तो हीरालाल शास्त्री की पत्नी थी जिन्होंने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना में मुख्य योगदान दिया था। रमा देवी कौन थी? बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन में सक्रिय रही और तथा जेल भी गई थी रमा देवी। शांता त्रिवेदी की बात करें तो इन्होंने उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की और 1947 कर महिलाओं को जागरूक किया था। तो ये चारों महिलाएं खास है, इनके बारे में आपको अवश्य याद करना चाहिए। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है किस युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे पे लटका दिया गया था? पिछले वीडियो में बात हो चुकी है। चेलावास जिसको अपन काले गोरे का युद्ध कहते हैं, काले गोरे का युद्ध कहते हैं, मैंने पूरी डिटेल बता रखी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, क्योंकि ये बहुत ही काम की बात है। अब ये बाकी बात अब पीछे वाले वीडियो में कर चुके हैं।
नेक्स्ट किशोरी देवी की अध्यक्षता में 1934 में किस स्थान पर एक विशाल महिला, ये अपने कटराथल सीकर की बात है भाई, कहाँ की, कटराथल सीकर की बात है। तो इसमें बात करें तो 25 अप्रैल 1934 को सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी, ध्यान में रखना, की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया और इसमें मुख्य वक्ता उत्तमा देवी थी। ये नाम पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, मोतीलाल तेजावत किस जाति और सब गांव से संबंधित थे, उन्होंने किस ठिकाने में कामदार के रूप में काम किया, तो भाई ये अपने पास ओसवाल बनिया थे और कोलियारी गांव था और ठिकाना झाड़ोल था। बाकी डिटेल यहाँ पे है, याद कर लेना इनको। इसके बाद में बात करते हैं, देखो क्या है। इसके बाद जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना राजा के आतंक से बचने के लिए जोधपुर में की गई। इसकी स्थापना किसने की भाई, तो जैसलमेर की सागरमल गोपाल नहीं, मीठालाल व्यास ने की थी। ध्यान में रखना भाई, ये अपने पास जो जैसलमेर का प्रजामंडल है उसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी, बीकानेर कलकत्ता में किया गया था। अब सागरमल गोपा कौन है, सागरमल गोपा वो व्यक्ति है जिसको जेल में यातनाएं दी गई थी और उन पे केरोसिन तेल छिड़ककर जलाकर मार दिया गया था, है ना। तो इसमें बात करें तो इनकी क्या है, 2 किताबें हैं, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब इन्हें जेल में एमात में देकर जिंदा जला दिया जाता है, जिनसे उनकी मृत्यु हो जाती है। और मीठालाल व्यास क्या है, जैसलमेर में दमनकारी माहौल के कारण मीठालाल व्यास ने 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना रियासत से बाहर जोधपुर में की है। जयनारायण व्यास की बात करें, इन्हें शेर राजस्थान कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान प्रजामंडल मारवाड़ प्रजामंडल है जोधपुर की स्थापना की और संचालन में मुख्य भूमिका निभाई है। और शिव शंकर गोपा है वो अपने सागरमल गोपा के परिवार से थे भाई। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लगभग 500 साल वर्ष पुरानी मिश्र जी की छतरी किस स्थान पर है, जिसकी भीतियों पर 10 अवतारों के साथ सहस्त्रबाहु परशुराम द्वारा वध आदि प्रसंग चित्रित है। तो बीकानेर, अलवर, जयपुर, जोधपुर। तो ये आपके पास बताएं तो अलवर जिले में है भाई। ये कहाँ है, अलवर जिले में। चाहे पहले बीकानेर की बात करें तो क्या बीकानेर में देवकुंड की छत्रियां प्रसिद्ध है, ध्यान से समझ लेना, जो बीकानेर के राज परिवार से संबंधित है। छत्रियां जहां पर बीकानेर के बारे में, तो बीकानेर में देवकुंड की छत्रियां प्रसिद्ध है जो बीकानेर के राज परिवार से संबंधित है। बीकानेर में देवकुंड की छत्रियां बीकानेर में स्थित है। अलवर की बात करें तो अलवर के राजगढ़ नेहड़ा के पास स्थित मिश्र जी की छत्री स्थापत्य और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पौराणिक दृश्यों जैसे दशावतार है, परशुराम सहस्त्रबाहु युद्ध का सुंदर अंकन किया गया है। और जयपुर में बात करें तो गेटोर की छत्रियां कछुआ शासकों की है और महारानियों की छत्रियां स्थित है। और बात करें जोधपुर में तो अपने मंडोर की छत्रियां, पचकुंडा की छत्रियां ऐतिहासिक धरोहर है। तो ये छत्रियों से संबंधित पर्सन बढ़िया काम का है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका भी। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उदयपुर शैली की बात करें तो कौन है भाई, तो उदयपुर शैली के सामने आपके कमलचंद, उदयपुर के सामने अमरचंद है। जोधपुर शैली के सामने बात करें तो आपके पास डालचंद और दाना भाटी होते हैं। हाड़ौती शैली की बात करें तो ये अहमद अली हैं और जयपुर की बात करें तो मोहम्मद शाह हैं। तो अब इनके बारे में ये छोटी छोटी बातें जो आपको पढ़ लेनी है भाई, कौन कहाँ कैसे हैं भाई, ये चित्र शैली के बारे में है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है, रासदारी, गाहा, सांग और टप्पा। तो इसमें गाहा नहीं है भाई और बाकी सारे अपने पास क्या है, ख्याल के रूप है। चलिए बात करते हैं रासदारी क्या है। ये मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित कृष्ण लीलाओं पर आधारित लोकनाट्य ख्याल का ही एक रूप है। कृष्ण लीलाओं पर आधारित रासदारी। गाहा क्या है, ये गाहा या गाथा प्राकृत भाषा का एक छंद या काव्य रूप होता है जिसे गाहा सतसई, यह राजस्थान के लोकनाट्य कला का जो है ना लोक कला या ख्याल का रूप नहीं है। इसके बाद में बात करें स्वांग, तो सांग की बात करें, यह भी लोकनाट्य परंपरा के अंतर्गत आता है जिसमें किसी चरित्र का वेश धारण बहरूपिया कला किया जाता है और ख्याल के में काफ़ी मिलता जुलता है। और टप्पा की बात करें तो हालांकि टप्पा मूल रूप से शास्त्रीय संगीत की तरह एक गायन शैली है, परंतु लोक ख्यालों में टप्पेबाजी और पर्दों का प्रयोग नाट्य विधा के रूप में मिलता है। तो ये सारे ठीक है, तो गाहा आपके बारे में ध्यान रख लेना भाई। नेक्स्ट 2010 में यूनेस्को ने किस नृत्य शैली को अपनी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया है, ये आप जानते हो भाई, कालबेलिया नृत्य को शामिल किया है। किसको, कालबेलिया नृत्य को। भवई नृत्य की बारे में बात करें तो मेवाड़ क्या है, मेवाड़ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध व्यावसायिक और स्टंट प्रधान नृत्य है जिसमें सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है, गिलास पर नृत्य किया जाता है ना, और पीछे मुड़कर अपने पास वो गिलास से पैसे निकालने वाली कला, ये सारी होती है भाई। 13 ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है भाई। मंजीरों की सहायता से 13 मंजीरे बांध दे जाते हैं, तो देख लेना, याद कर लेना, देख क्या लोगे।
वाला नृत्य आप सिराई क्षेत्र की ग्रासीय जनजाति का बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला अत्यंत धीमा और सुंदर सामूहिक नृत्य है। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो कालबेलिया सपेरा जाति का यह पारंपरिक सपेरा नृत्य अपनी गत्यात्मकता और अनूठी वेशभूषा के कारण वर्ष 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई थी। ये हो जाते हैं अपने पास नृत्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। सातपुरा आपके पास रामचरण जी है, ये बिल्कुल सही है भाई। रेण है वो चरणदास जी नहीं है, रेण चरणदास जी नहीं है, अभी बात करेंगे। सिंथल शाखा है वो अपने पास हरिरामदास जी की है, बिल्कुल सही है। खेड़प्पा रामदास जी की सही है। तो रेण के बारे में बात करें तो इनकी जो है शाखा वो किससे संबंधित है, वो दरियाव जी से संबंधित है, अभी बात कर लेंगे। देखो शाहपुरा भीलवाड़ा संत रामचरण जी राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य शाखा शाहपुरा के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। रेण नागौर राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक संत दरियाव जी थे। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी मुख्य पीठ दिल्ली में है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात थी भाई। सिंथल बीकानेर बताएं तो राम स्नेही संप्रदाय की सिंथल शाखा के संस्थापक संत हरिराम दास जी थे। इनकी कृति निशानी प्रसिद्ध है। निशानी किसकी है, हरिराम दास जी की है। खेड़प्पा जोधपुर इस शाखा के प्रवर्तक संत रामदास जी थे। तो बाकी सारे सब कुछ ठीक है। अपने रेण चरणदास जी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में बात करें तो मिलान कीजिए लोक देवता रामदेव जी से संबंधित। रामदेव जी से बात करें तो रामदेव जी के चमत्कार जो होते हैं ना, वो पर्चा होते हैं भाई। क्या कहलाते हैं, पर्चा कहलाते हैं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाया जाने वाला भजन क्या होता है, वे ब्यावले होते हैं। क्या होते हैं, ब्यावले। रामदेव जी के मेघवाल भक्तजन रिखिया होते हैं, रिखिया कहा जाता है। और रामदेव जी के नाम से किया जाने वाला जागरण जम्मा होता है। जम्मा जानते हो, तो ये सारी बातें ध्यान में रख लेना भैया आप। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो सिर व मस्तक में सांकली तवित है, कान में डेरा झेला और सुरेलिया है, बाजूबंद में गोखरू बल्ल्या है, पैर में अणका नेवरी। तो ये तो सारे सुमेलित है भाई। तो शायद अपने ABCD वाला ऑप्शन भी था फिर नीचे, तो वो हटा दिया। तो ये ABCD सारे सिर और मस्तिष्क में अपने पास सांकली और तावित भी होते हैं। तो ये देख लेना भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए इस प्रश्न का। अच्छा, इसके बाद में क्या मेल करना है। करणी माता आप सभी जानते हो भाई। करणी माता जी अपने पास देशनोक में है। सफेद सुओं के लिए कहा जाता है, सफेद सुओं को काबा भी कहते हैं। और महावीर जी है अपने पास डिग्गी में है, डिग्गी कल्याण के। कपिल मुनि कोलायत जी बीकानेर में है, और कल्याण जी करौली, श्री महावीर जी कस्बा है। तो ये मैच वाले हैं। तो इनके लिए ऑप्शन भी थे भाई नीचे, है ना, चिंता मत करो, कहीं ऑप्शन नहीं थे। अच्छा, विशुद्ध मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, तो विशुद्ध मारवाड़ी का मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से जो मारवाड़ी है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ये आपके जोधपुर व उसके सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पे बोली जाती है। विशुद्ध रूप से जो मारवाड़ी है वो जोधपुरी है। अच्छा, उदयपुर के समीपवर्ती जो उदयपुर या उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र वहाँ पे कौन सी बोली जाती है, तो वहाँ पे वागड़ी बोली जाती है, जिसको अपने पास डॉक्टर गियर्सन ने भीली बोली भी कहा था। क्या कहा था, भीली बोली भी कहा था। तो ये याद रखने वाली बातें हैं जिनके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बीकानेरी व उसके समीप क्षेत्र जो है ना, वहाँ पे आपके पास इसको थली भी कहते हैं भाई, आप लोगों को पता हो तो। बीकानेर या उसके आसपास भी कहते हैं, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को। तो यहाँ पे बीकानेरी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, बीकानेरी बोली जाती है, जो कि आपके पास मारवाड़ी की ही उपबोली है भाई। किसकी है, ये मारवाड़ी की उपबोली है। तो ये उपबोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से। अच्छा, बाड़मेर ये भी अपने पास है। क्या है, इसके पीछे जो यहाँ पे मारवाड़ी है वो बोली जाती है भाई। उसकी जो अपने पास क्या है, जो मारवाड़ी है उसकी बोली यहाँ पे बोली जाती है। तो ये आपके पास हो जाता है प्रश्न नेक्स्ट। अब बात करते हैं अच्छा नेक्स्ट है, गोपीचंद व वासुदेव भट्ट का संबंध किस नाट्य शैली से रहा है, किस नाट्य शैली से रहा है, तो उनका जो संबंध है वो आपके पास तमाशा जो है ना, इससे नाट्य शैली से रहा है। अब बात करते हैं बाकी की। चलो पहले एक बार बात कर लेते हैं तमाशा क्या है। ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोकनाट्य है। याद रखने वाली बातें हैं, जिसे जयपुर के महाराजा स्वय प्रताप सिंह के काल में बंशीधर भट्ट ने राजस्थान में लोकप्रिय बनाया था। गोपीचंद भट्ट है, वासुदेव भट्ट है, वो जयपुर की इसी प्रसिद्ध तमाशा नाट्य शैली के मूर्धन्य कलाकार हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें रम्मत क्या है, तो देखो ये बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है, जो होली के दिनों में मंचित होता है। जैसे सुआ महाराज की रम्मत है, या हेला ख्याल, सॉरी, इसके मुख्य कलाकारों में तेज कवि जैसलमेरी प्रसिद्ध है भाई। अब ध्यान में रख लेना, तेज कवि
किससे संबंधित है? तो वो रम्मत से संबंधित है। अच्छा, ख्याल क्या है? ख्याल आपके पास जैसे कुचामणी, शेखावट या हेला ख्याल, इसके प्रवर्तक है। भट्ट परिवार इनसे नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये ध्यान में रखना भाई। अच्छा, नौटंकी बात करें तो नौटंकी मतलब नाटक करना जी। यह भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में प्रचलित है, जिसके प्रणेता भूरीलाल माने जाते हैं। ये ध्यान में रखना, भूरीलाल किससे संबंधित है? वो नौटंकी से संबंधित है। नौटंकी भरतपुर धौलपुर में रची जाती है, खेली जाती है, बनाई जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? सीधी सी बात है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। ये तो अपनी छोटी सी बात है जो आपको नॉर्मली याद होगी, क्योंकि पढ़ने से पहले आप यही याद करते हो। अच्छा, 25वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित था? पूछ तो सकते हैं भाई। अच्छा, 1971 में यह मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को सीमित करने और नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता देने से संबंधित था। याद रख लेना, 25वां संविधान संशोधन 1971 पूछ सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में देख लो, मैं बता देता हूं, छोटी सी बातें कर लेते हैं। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसके द्वारा इंदिरा गांधी सरकार के समय संविधान की प्रस्तावना, इंदिरा गांधी सरकार थी और अपने पास प्रस्तावना में क्या एकमात्र बदलाव करके 3 नए शब्द, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, जिसमें जोड़े गए थे। आई बात समझ में? तो ये तीनों शब्द ध्यान में रखना, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। अच्छा, 44वां जो संविधान संशोधन था, 44वां 1978 में, इसमें क्या था भाई? देखो, जनता पार्टी सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन के कई विवादित प्रावधानों को पलटने और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने के लिए लाया गया था। तो मुख्य बात यही है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। यानी इससे पहले, इस संशोधन से पहले हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इसको बाद में क्या होता है कि संपत्ति का जो मूल अधिकार है उसको हटा दिया जाता है, और इसको हटाने से अपने पास अब 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं भाई, 6 मौलिक अधिकार बच जाते हैं। अच्छा, 52वां पूछे तो क्या है? ये 1985 में आया। ये दल बदल विरोध कानूनी एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो 52वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। तो एक ही प्रश्न में आपके पास 4 बड़ी महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है भाई? अच्छा, देखिए क्या है, राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना बिल्कुल है, अपना नैतिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों में है, मूल कर्तव्यों में है। भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना बिल्कुल है। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, ये बात वहाँ पे नहीं है भाई, ये अपने नैतिक कर्तव्यों में वहाँ पे मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य नहीं, मूल कर्तव्यों में नहीं है। हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना, तो ये नहीं है, बाकी तीनों है। अब चलिए देखो, राष्ट्र ध्वज का आदर कौन से अनुच्छेद में, कौन से में है? तो 51A में है भाई, 51A में है, के तहत नागरिकों को पहला संवैधानिक मूल कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र ध्वज का पालन क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। अच्छा, भाईचारे की भावना की बात करते हैं, अनुच्छेद 51AE के तहत, ध्यान से समझ लेना ये बातें जो AE बोल रहा हूँ, हाँ, के अनुसार धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं में से परे सद्भाव और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना मूल कर्तव्य है हमारा। अच्छा, संस्कृति की धरोहर की बात करें तो क्या है? अनुच्छेद 51AF है ना, 51A किससे संबंधित है? वो अपने पास मूल कर्तव्य से, लेकिन इसमें भी अपनी कुछ धाराएं हैं, जैसे ABCDEFG। तो A, E और F के तहत हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, यानी समाज की जो संस्कृति है, इसे अगर बात करें, समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, मूल कर्तव्य होता है। तो ये धाराएं आ जाती हैं यहाँ पे भी। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में लगे पहले राष्ट्रपति शासन अवधि के दौरान राज्यपाल कौन थे? तो वो अपने पास कौन थे? संपूर्णानंद सिंह थे भाई। संपूर्णानंद याद रखना, पहले राष्ट्रपति कानून जो लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन कानून नहीं भाई, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, उस समय कौन थे? हमारे राज्यपाल संपूर्णानंद जी थे। चलिए, वेदपाल त्यागी ये कौन थे भाई? इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं। 1977 में दूसरे राष्ट्रपति शासन के समय जो कार्यवाहक राज्यपाल बनाए गए थे वो थे वेदपाल त्यागी।
अच्छा, रघुकुल तिलक कौन थे फिर? ये 1977 से 1981 के तहत तक है वो राज्यपाल रहे। इनके समय 1980 में तीसरा राष्ट्रपति शासन लागू लगा था। तो पहला आ गए संपूर्णानंद जी, दूसरे आगे वेदप्याल त्यागी जी और तीसरे आगे रघुकुल तिलक जी। अब संपूर्णानंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं भाई। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था। इस दौरान राज्य के राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। अच्छा, हुकुम सिंह की बात करें कौन है? ये पहले राष्ट्रपति शासन के हटने के ठीक बाद, यानी जब आपके पास ये पहला राष्ट्रपति शासन हटा, इसके बाद में संपूर्णानंद जी तो रहे नहीं, तो फिर इसके बाद क्या है, ये राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे हुकुम सिंह। तो प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना ये लो। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? कथन क्या है? राजस्थान मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। चलिए विचार करेंगे अभी, क्या सर 30 हो सकती है, 31 हो सकती है? राज्य की मंत्री परिषद उस राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। कथन दोनों ही सही लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल सही लग रहे हैं। देखो, ये मुख्यमंत्री सहित ही आपके पास 30 हो सकती है। जो अपने पास राज्य, जो अपने पास 200 विधायक है ना, उनमें से अगर अपन बात करें तो 15% जो है ना, वो आपके पास क्या होती है, मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये मुख्यमंत्री सहित होते हैं भाई, जो ये 30 है ना, ये मुख्यमंत्री सहित होते हैं। तो ये भी सही है। और ये मुख्य क्या विधानसभा राज्य की मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब अगर एक मंत्री आपके पास पद त्याग करता है या उसके प्रति कदाचार साबित होता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्याग देना पड़ता है। अच्छा, ये दोनों कथन क्या है, सही है भाई? क्या है, दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से कौन हटा सकता है? सीधे सीधी बात है, भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता है। चलिए, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 217 और 124(4) के अनुसार, ध्यान से समझ लेना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित महाभियोग साबित कदाचार या असमर्थता के प्रस्ताव के बाद ही केवल भारत के राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। अनुच्छेद को याद रख लेना भाई। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आरपीसी से संबंधित अनुच्छेदों की बात करते हैं। इसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 317 क्या है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना है, निलंबित करना, सही है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का भी नियम इसी में है भाई। और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य भी दिए हुए हैं भाई। और अनुच्छेद अपने पास क्या है कि 323 लोक सेवा आयोग के प्रति प्रतिवेदन रिपोर्ट। ये चारों अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे पक्का कि कौन से में हटाया जाना है, कौन से में इनके दायित्व हैं, कौन से में ये अपने पास प्रतिवेदन रिपोर्ट भेजते हैं। तो चारों अनुच्छेद बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ? राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सीधी सी बात है, राज्यपाल करता है भाई। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति आपके पास कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन मुख्यमंत्री एक समिति जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उसकी सिफारिश पे ही आपके पास राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपनी मर्जी से नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये बातें ध्यान से सुनना मेरी। अच्छा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें बात करें तो क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के 22 धारा 22 क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, बिल्कुल सही बात है इस धारा में। धारा 23 आयोग के सदस्यों को पदच्युत करना मतलब हटाना, सही बात है। और 24 राज्य मानवाधिकार के सदस्यों की सेवा शर्तें नहीं है भाई। इसमें सेवा शर्तें नहीं तो कहाँ पे है, अभी बता देते हैं। अपने पास क्या RHSRC में बात करें तो क्या है? अध्यक्ष का पद रिक्त होने के संदर्भ में कार्यवाहक अध्यक्ष, सही है। बस धारा 24 में थोड़ी सी गड़बड़ी है, बाकी ठीक है। देखो बात करते हैं तो धारा 24 में क्या है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 24 में राज्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि का उल्लेख है भाई। किसका उल्लेख है? पदावधि की। वो कितने समय तक कार्यकाल पे रहेंगे, यानी उनका कार्यकाल कितना रहेगा, वो धारा 24 में है। और अगर बात करें तो अपने पास क्या है उल्लेख है? सेवा शर्तें व वेतन भत्ते आदि अपने पास धारा 26 में उल्लेख होता है। तो धारा 22, 23, 24, 25, 26 सारी आ चुकी है आप लोगों के पास। अभी इन धाराओं में से आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कहोगे सर आपने तो ये प्रश्न पूछा था आपने तो ये पढ़ाया था, आपने ये नहीं पढ़ाया, तो यहाँ से प्रश्न आ गया तो गलती कर दी आपने, तो है ना। गुरुजी की गलती तो बहुत दिखे है।
अच्छा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नहीं होता है? ये जिला कलेक्टर के मैटर में आपको याद करना जरूरी है भाई। देखो जनगणना का काम जिला कलेक्टर करवाता है, बिल्कुल करवाता है। अपने जिले का जो अधिकारी होता है ना जनगणना में, सारा जो काम होता है वो जिला कलेक्टर के नाम से होता है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनावों में समस्त व्यवस्थाएं करवाना बिल्कुल यही करवाता है। जब अपने पास जनगणना करवाना है, अब अपने चुनाव की बात करें तो अभी जब हाल ही में जनगणना हो रही है, इसमें जिला कलेक्टर के तो आदेश आ रहे थे। अब इसमें बात करें तो ये चुनाव की व्यवस्था भी यही करता है। जिला कोष पर नियंत्रण रखना और जिला प्रशासन की रिपोर्ट सरकार को भेजना। जिला नियंत्रण जो ट्रेजरी पे है ना, इसका नियंत्रण नहीं होता है भाई। इसका जिला जो अपने कोष कार्यालय होता है ना, उस पर नियंत्रण नहीं होता है। बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट बात करें तो क्या होता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत दिए गए प्रावधानों के संबंधों में गलत कथन या कथनों के कूट को चुनिए भाई, चुन लेते हैं। उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र संभाग आयुक्त को देता है, पहला ही गलत दिया हुआ भाई इसमें तो। पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में होती है, ये भी गलत है। आप बिल्कुल सही करोगे, इससे मुझे पता है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के निर्वाचक के लिए सदस्य की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, ये सही है, ये पॉइंट सही है। लेकिन आपको तो गलत बताना था, गलत बताएंगे तो ऊपर वाला जो है ना ये गलत है भाई। अगर अपने पास उप जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देता है तो वो जिला प्रमुख को देता है भाई। किसको देता है? जिला प्रमुख को देता है, संभाग आयुक्त को नहीं देता है, संभाग आयुक्त को नहीं देता है भाई। ये क्या गलत है इसमें अगर बात करें तो जो पंचायत समिति होती है ना, उसकी जो बैठक है वो 1 महीने में 1 बार होना सुनिश्चित है भाई। 1 महीने में होती है, 1 महीने में 1 बार होना जरूरी है, तो फिर ये भी गलत हो गया है। बाकी नीचे वाला पॉइंट है वो आपका सही होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या दिया, थार मरुस्थल के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सही नहीं है तो ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। इतने जो रेगिस्तान अपने विश्व में, चाहे सहारा मरुस्थल देख लो, गोबी मरुस्थल देख लो, इसके अलावा कोई अन्य मरुस्थल देख लो, जितने भी मरुस्थल है वहाँ पे आबादी नील है। नील मतलब लिटिल की बात करें तो नए के बराबर आबादी है। लेकिन अपने वाला राजस्थान अलग है, अपने वाला थार का मरुस्थल अलग है भाई। अपने वाला थार की बात करें तो राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है, और 40% जनसंख्या का मतलब अगर अपन बात करें अपनी जो लास्ट जो जनगणना थी 2011 के 6 करोड़ से ऊपर थी भैया ना, 6 करोड़ से अगर अपने पास ऊपर थी तो आपके पास 40% इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, कितनी होगी? तो 30 करोड़ से थोड़ी सी नीचे, मान लो भाई 25 करोड़ के आसपास हो जाती है। क्यों होती है कि नहीं होती है 25 करोड़ के आसपास? तो ये देख लो आपके पास कितनी जनसंख्या है, अपने थार के मरुस्थल में इतनी जनसंख्या है। चलिए फिर सबसे घना बसा मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूँ सभी की, ऐसे नहीं है कि आप कहो कि जैसलमेर जैसे अपने पास मरुस्थलीय क्षेत्र है, वो नहीं बात है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही बात है भाई। इसका ढाल इसी तरफ है, जैसे मैं ये बात बताऊँ आप लोगों को, तो इसका ढाल है ना, ये अपने मरुस्थल है तो इसका ढाल इस तरफ है भाई, इस तरफ है ना, इस तरफ है, ढलवान है इस तरफ। बबूल, फोग, धोकड़ा, केर यहाँ के प्रमुख फसल है और यहाँ की जलवायु शुष्क व अत्यधिक विषम है। बस इसमें ये भी जो हमने 3 नंबर का ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सा गलत है, बाकी सही ये भी है। बस इसमें से ये धोकड़ा हटा देवे ना अपन, ये धोकड़ा हटा देवे तो फिर आपका ये भी सही हो जाता है। धोकड़ा अपने पास इस तरफ वन, जो मरुस्थलीय क्षेत्र वहाँ पे वन नहीं पाए जाते, धोकड़ा प्रकार के वन नहीं, वहाँ पे नहीं। ये अपने पास दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ पे पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। तो ये बस यहाँ पे इतना सा गलत है, बाकी सारा कुछ सही है। तो आपके पास तथ्य सही नहीं, कौन सा नहीं है? केवल 3 सही नहीं है, ये नहीं सही है। और इसमें भी अगर अपन धोकड़ा हटा देवें तो बबूल है, फोग है, केर है, जाटी है, ये सारे अपने पास यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो क्या राजस्थान में अशोक विहार मृग वन कहाँ है? जयपुर में है भाई। कहाँ पे है ये जयपुर में है। और देख लो ये जयपुर शहर के सचिवालय के पास अशोक विहार मृग वन स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में वन्य जीवों विशेषकर हिरणों के संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के लिए की गई थी। जयपुर में इसके अलावा संजय उद्यान मृग वन शाहपुरा भी स्थित है। तो ये दोनों याद रख लेना। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या दिया आपके पास? थानवाट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है भाई, यानी सही सुमेलित नहीं पहचान करनी है। CAW उदयपुर बांसवाड़ा सही है भाई, यानी CAW का मतलब मैंने एक बात बताई थी, जो अपने पास कोपेन का वर्गीकरण था जिसमें मैंने AW बताया था, वो आपके पास CAW में आ जाता है थानवेट के।
लगभग, मैं अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। अच्छा, DAW कोटा झालावाड़, इसमें आपके पास क्या है कि ये कोटा तो सही है लेकिन ये झालावाड़ जो है ना वो ऊपर वाले का हिस्सा है, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है भाई आपके पास, है ना। और DW बीकानेर और गंगानगर जो अपने पास शुष्क, ये यहाँ पे दिया हुआ, ये देख लेना आप लोग, जिसे अर्ध शुष्क मिश्रित कहते हैं। और EAD आपकी बिल्कुल जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें आता है। मैं एक बार ये चारों समझा देता हूँ आप लोगों को, ये चारों में से प्रश्न पक्का आने वाला है। देखो CAW मतलब कोपेन के वर्गीकरण में AW आ जाता है, और कोपेन का वर्गीकरण आप लोगों ने याद कर रखा है। तो जहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है, जहाँ की औसत वर्षा आपके पास 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, कितनी, 75 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, वो आपके पास ये, जिसको अपन उपाद्र या आर्द्र जलवायु कहते हैं। अच्छा, DAW को क्या रखा है इसने रखा जयपुर, जैसे अपन उपोष्ण, जब अपने क्या है कोपेन का वर्गीकरण, उसमें इसने कौन सी कैटेगरी में रखा था, CWG कैटेगरी में रखा था, जिसे अपन क्या कहते हैं, शीतोष्ण जलवायु बोलते हैं कि नहीं बोलते, शीतोष्ण जलवायु, वहाँ पे इसको रखा था। तो ये वो कैटेगरी आ जाती है DAW वाली। तो जो जिले वहाँ पे है वो यहीं पे अजमेर, टोंक का अपने पास जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, सीकर, नागौर और चित्तौड़गढ़, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर बात करें इसकी अर्ध शुष्क, जिसे अपन कहते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अपने चूरू आ जाता है, तो इसको इसने किस कैटेगरी में रखा था, BSHW कैटेगरी में रखा था, तो ये आ जाता है। अब EAD की बात करें तो जो शुष्क उष्ण शुष्क मरुस्थलीय है, इसको उसने BWHW में रखा था। तो ये सारे आप ऐसे एक दूसरे से जोड़ के देखोगे तो आपका प्रश्न सही होना है। तो ये ध्यान में रख लेना कौन सा किस प्रकार से जुड़ा हुआ था, तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में बात करते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है भाई। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता नहीं होती है, ये नहीं मिलता भाई उसमें। और काली रेगूर में लोहा एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। सिरोजम और धूसर मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अब लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा की कमी पाई जाती है, अधिकता नहीं होती है। तो ये तो याद करने वाली बातें हैं जो आपको याद करनी है। देखो जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं, क्या पूर्वी मैदानों में पाई जाती है। भारतीय मिट्टियों में प्राय ह्यूमस की कमी होती है, परंतु अन्य मिट्टियों की तुलना में नदी घाटी में इसकी बेहतर स्थिति होती है। तो जलोढ़ मिट्टी अपने पास क्या बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, वहाँ नदी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, राजस्थान की लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की भारी कमी होती है, अधिकता नहीं होती है। इसमें लोह अंश आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, जिससे इस कारण इसका लाल रंग होता है। तो लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है, लोह अंश आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। काली रेगूर मिट्टी की बात करें तो क्या है, हाड़ौती क्षेत्र की इस मिट्टी में बेसाल्ट लावा के कारण लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करें सिरोजम, तो धूसर मिट्टी जो मरुस्थलीय मिट्टी इसकी बात करें तो अरावली के पश्चिमी पाली, नागौर, जालोर की इस मिट्टी में नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बता रहा हूं। नेक्स्ट क्या है, श्यामपुरा व भाट नहरें किस झील से निकाली गई है भाई। तो इसमें अगर अपन बात करें आपके पास जयसमंद झील से निकाली गई है। किससे निकाली गई है, जयसमंद झील से। अच्छा क्या है, उदयपुर सिलुमर, इसे ढेबर झील भी कहते हैं। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने गोमती नदी पर करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस झील में सिंचाई के लिए 1950 में दो नहरें, श्यामपुरा नहर और भाट नहर निकाली गई थी। और यहाँ पे दो, एक सबसे छोटा और एक सबसे बड़ा जो टापू है, 7 टापू है। जो सबसे बड़ा है उसे बाबा का भांगड़ा कहते हैं और सबसे छोटा है उसे प्यारी नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसी के बारे में, बालसमंद झील जोधपुर में स्थित एक छोटी ऐतिहासिक झील है जिससे ऐसी कोई बड़ी नहर नहीं निकाली गई। राजसमंद भी आप जानते हो कांकरोली में है, इसके उत्तरी भाग में नौचौकी पाल है। और झील पिछोदला के बारे में आप जानते ही हो, ये सारा देख लेना भाई, पढ़ा दिया मैंने वैसे। अच्छा, निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। अभी कर लेते हैं। गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण जलवायु की फसल है, बिल्कुल सही बात है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ प्रदेश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाले जिले हैं। प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र अलवर है। नहीं, सिंचित जो क्षेत्र है ना अपने पास, जो सिंचित क्षेत्र है वो भी गंगानगर, हनुमानगढ़ का ही है। तो ये 1 और 2 सही है, बाकी वो जो तीसरा ये गलत हो जाता है। ये आप कर लोगे भाई। नेक्स्ट बात करें तो सूची में इस प्रमुख खनिज और उनकी सूची 2 में उनके खनन क्षेत्र से दिए गए सही कूट का मिलान करना है। अभी कर देते हैं। यूरेनियम की बात करें तो रोहिल, खंडेला, नीम का थाना, सीकर।
बेसाल्ट और वोल्स्टनाइट की बात करें मोहब्बत नगर सिरोही में, और लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात करें तो वो आपके पास सानू कनोई जैसलमेर में है, और सेलेनाइट जिप्सम की बात करें तो बदवासी नागौर में है। तो एक यूरेनियम रॉयल खंडेला नीम का थाना सही है। वो बेसाल्ट वोल्स्टोनाइट की बात करें तो मोहब्बत नगर सिरोही में सही है। लाइमस्टोन चूना पत्थर की बात करें तो सानू कनोई जैसलमेर, और सेलेनाइट जिप्सम की बात करें तो बदवासी नागौर में होती है। इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे कम रही, तो श्री गंगानगर की रही, 10% के आसपास ही रही थी भाई, है ना, 10% ही वृद्धि हुई थी, सबसे कम गंगानगर। उसके बाद में झुंझुनू जिला आता है। चलिए जैसलमेर की बात करें तो 2011 की जनगणना में जैसलमेर में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.8 रही थी, जो बाड़मेर के 32.5 के बाद राज्य की दूसरी सर्वाधिक थी भाई। तो बाड़मेर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर है वो रही थी 32.5, उसके बाद में जैसलमेर की रही थी। जयपुर की बात करें तो राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ तीव्र जनसंख्या वृद्धि 26.2 दर्ज की गई थी यहाँ पे भी। गंगानगर की बात करें तो 2001 से 11 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में 10% की गई थी। इसके बाद झुंझुनू 11.7 स्थान आता है। अपना झुंझुनू भी कम नहीं है भाई। निम्न में से कौन भारत में यूनाइटेड नेशंस पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं करता है भाई, है ना। और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन भी नहीं करता है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन सही हो जाता है। तो ऐसे ऑप्शन तो आप कर दोगे भाई, ये तो सरल प्रश्न है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी एक शाही रेलगाड़ी जो भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विभाग विकास निगम की एक संयुक्त परियोजना है, तो अपने पास पैलेस ऑन व्हील्स है ना, ये अपने पास इसमें होती है भाई, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपने मिलकर चला रही है। पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें तो भारत की सबसे प्रसिद्ध लग्जरी शाही हेरिटेज ट्रेन है, जिसमें 1982 में भारतीय रेलवे और राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी द्वारा संयुक्त रूप से विदेशी और घरेलू पर्यटकों को राजस्थान में के राजसी वैभव की सैर कराने के लिए शुरू किया गया था। अगर नमो राजस्थान की बात करें तो ये भारत की नवनिर्मित रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन है, जो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर पर चलती है। इसके बारे में पूछ सकते हैं, नीचे वाली के बारे में। नेक्स्ट क्या दिया, राज्य में औद्योगिक विकास हेतु लघु मध्यम वृद्ध श्रेणी इकाइयों की स्थापना हेतु क्या है, सावधि ऋण टर्म लोन कौन प्रदान करता है, तो सीधी सी बात है आरएफसी करता है ना। राजस्थान फंड अपने पास क्या है, राजस्थान फंड कॉरपोरेशन की बात है भाई। इसकी स्थापना 1955 में हुई, याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नई और मौजूदा लघु मध्यम और दीर्घ उद्योगों की इकाइयों को दीर्घकालिक सावधि ऋण उपलब्ध कराना है, तो पहला ही हो जाता है। ये रिको क्या है फिर, इसका मुख्य कार्य राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर देना और बड़े उद्योगों को इक्विटी व वित्तीय सहायता देना, पर शुद्ध सावधि ऋण की प्राथमिकता एजेंसी आरएफसी है, याद रखना। रूडा क्या है, ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण है। यह ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्रों जैसे हस्तशिल्प, चमड़ा उद्योग, ऊन उद्योग में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। और बीआईपी क्या था, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की है। यह बड़े निवेश प्रस्ताव 10 करोड़ से ऊपर को सिंगल विंडो क्लियरेंस और निवेश सुविधा देने वाली नोडल एजेंसी है, लोन नहीं बांटती है, याद रख लेना भाई, इनको स्क्रीनशॉट ले लो अभी। नेक्स्ट क्या है, कृषक उपहार योजना के तहत किसानों को उनकी उपज के किस पोर्टल के माध्यम से विक्रय किए जाने की प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो ई नाम है भैया, अपने पास ई नाम पोर्टल है। ये ई नाम पोर्टल याद रखना क्या है, ये राजस्थान सरकार की क्या है, देखो इनाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट नाम है भाई, है ना। तो सरकार की कृषक क्या, राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना के तहत मंडियों में अपनी कृषि उपज को इनाम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बेचने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 2.5 लाख तक के नगद पुरस्कार लॉटरी के माध्यम से दिए जाते हैं भाई, ताकि कृषि व्यापार में पारदर्शिता आए। नेक्स्ट बात करें, क्या निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में से संबंधित है, कपड़ा बुनना नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं, मत्स्य नहीं, भंडार, ये तो अपना पहले रिवीजन रिपीट हो चुका भाई ये प्रश्न, तो भंडारण नहीं है। मैंने इस पर बहुत चर्चा करी थी अपनी 5 गतिविधियों के बारे में। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि, यानी वर्तमान मूल्य है अपना आज का वर्तमान आय, जो अपनी आय है ये मान लेते हैं अपने पास, ये कर लेते हैं। वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य मतलब अपने पास जैसे अपने एक वर्ष डिसाइड कर लिया जाता है, जैसे 2011-12 मान लेते हैं एक बार, व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है ना। ये जो आय है ना, ये इससे अधिक है भाई,
एक छोटी सी बात समझा रहा हूँ आपको अर्थशास्त्र की, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति की आय वृद्धि दर से में ध्यान रखा जाता है। तो क्या है ये? तो जनसंख्या वृद्धि का, इसमें अपने पास किसका ध्यान रखा जाएगा? जनसंख्या वृद्धि का नहीं रखा जाएगा, मूल्य की वृद्धि दर का नहीं, मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए बात करते हैं वर्तमान मूल्यों में उस वर्ष की महंगाई भी जुड़ी होती है। अब आज की बात करते हैं, अपने पास आज अपने पास इतनी आय है अपनी, है ना, और अपनी आय है तो अपने खर्चे भी है, महंगाई भी तो जुड़ी है ना उसमें। जबकि स्थिर मूल्यों जो वास्तविक अपन मानते हैं पर गणना करते समय एक आधार वर्ष जैसे 2011 हमारा मान लिया, मानकर मुद्रास्फीति महंगाई की वृद्धि दर के प्रभाव को हटा दिया जाता है। इसी कारण स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर हमेशा वर्तमान मूल्यों से कम दिखाई देती है। अर्थशास्त्र में इसके लिए जो मुख्य शब्द है वो मुद्रास्फीति, मूल्य स्थिर में परिवर्तन आता है। खास बात है, थोड़ी सी गहराई की है, नहीं समझ में आई तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी डिटेल नहीं बता सकता मैं। निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? देखो, भोडल की छपाई भीलवाड़ा, कुंदन जयपुर, बातिक खंडेला और खेसले सोजत पाली नहीं, ये तो सारे मिले हुए हैं भाई। लेकिन जो खेसले है ना, इसके बारे में बात हुई थी अपने पास। खेसले जालौर के फेमस है भाई। खेसले मतलब मोटी ऊन से, यानी मोटी ऊनी चद्दर जो होती है वो होती है आपके पास, है ना। ये आप देख लेना भाई, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करें तो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY निम्न में से किस तिथि को राजस्थान में लागू की गई थी? तो इसमें बात करें तो आपके पास 17 दिसंबर 2019 को लागू की गई है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्या, गोवर्धन है ना। अपने पास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो गोवर्धन की पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना बहुत जरूरी है। यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, बिल्कुल है। इसकी बजट घोषणा 2018-19 में हुई है। इस योजना के तहत पशुओं के गोबर को बायोगैस और बायो CNG में परिवर्तन किया जाता है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य महानगरों में 2022 तक 25,000 गोबर गैस प्लांट स्थापित करना है, नहीं करना है भाई, केवल गाँव के लिए। तो आपके पास 1 2 3 है वो सही है, बाकी गलत है भाई। तो आपके पास ये हो जाते हैं, सही कथन ही पूछा ना, हाँ सही कथन पूछा तो 1 2 3 सही है। इसके बाद में प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखो, प्रथम चरण 2015-16 में भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर और जयपुर में 5 क्लस्टरों को चयन किया गया था। क्लस्टर मतलब ये जिले शामिल किए गए थे। अच्छा, बात करें द्वितीय चरण की तो 16-17 में अलवर, बीकानेर, जालौर, प्रतापगढ़, जयपुर में 6 क्लस्टर चयन किए गए थे, ये भी सही बात है। तृतीय चरण की बात करें तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़ में 4 क्लस्टरों को चयन किया गया था, ये तीनों ही सही है भाई। तो फिर इसमें देखिए क्या है, 2020-21 में जनजातीय डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 अतिरिक्त क्लस्टरों का चयन किया गया था, नहीं किया गया था भाई, नहीं किया गया था। तो फिर क्या हुआ, चलिए मैं बता देता हूँ। आपकी जो 3 चरण है ना, 3 चरणों की बात करें तो 5 + 6 + 4 की बात करें तो टोटल हो जाते हैं 15। टोटल कितने हो गए? 15। तो फिर 2021 में ऐसा क्या हुआ भाई, 2021 की बात करें तो ये जो 15 थे ना, इसमें से 6 जो अपने पास जिले हैं, जो जनजातीय जिले हैं, जो जिले हैं ना जनजातीय जिले, उनमें उनको अलग से आपके पास क्या है, वागड़ सर्किट में मान लिया गया भाई। उनके लिए अलग 6 क्लस्टर अलग बना दिया, 6 जिलों का क्लस्टर वो अलग बना दिया था, जिसमें आपके पास जो हाड़ौती क्षेत्र में और अपने पास डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ नहीं भाई, अपने प्रतापगढ़ वगैरह जो है, इनको 6 जिलों को अलग शामिल कर लिया था और बाकियों को अपने पास ये 9 + 6 की क्लस्टर में डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है, 2020-21 में क्या हुआ था, 9 + 6 के में डिवाइड किया गया था इन क्लस्टरों को। अब इतनी बात अगर ध्यान में आ गई तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे चले तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अगर सत्य कथन की बात करें तो क्या था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना बजट 2021-20 के अनुपालना में लागू की गई थी, बिल्कुल की गई थी। अच्छा, योजना का उद्देश्य सभी प्रकार के सड़क यातायात दुर्घटना पीड़ितों को 48 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार प्रदान करना, ये दोनों ही कथन आपके पास क्या हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। ध्यान में रख लेना भाई। और इसमें एक बात और है, जो अपने पास 5,000 से राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, वो 10,000 कर दी गई थी। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और आप उसे गोल्डन टाइम में यानी 1 घंटे के दौरान वहाँ पहुँचा देते हो हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपये पुरस्कार दिए जाने हैं। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 19 दिसंबर 2019 में प्रारंभ कर दी गई थी।
अगर बात करें तो ये प्रश्न अभी पढ़ के आए हैं, वो आपके पास 17 दिसंबर था भाई, है ना, 17 दिसंबर 2019 से शुरू की गई है, तो ये पहला तो गलत हो गया। राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019 को 17 जुलाई 2019 से लागू किया गया था, ये सही है भाई, यानी केवल कथन 2 सही है, कथन 1 में थोड़ी सी गलती है, वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट बात करें तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो भौतिक परिवर्तन में बात करें तो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना रासायनिक परिवर्तन में आता है। सब्जियों को पकाने में उनका मुलायम हो जाना और प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना और दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन अगर बात करें प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाना और प्रिज्म के हटते ही प्रकाश एक वापस अपनी उसी अवस्था में आ जाता है, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें केवल भौतिक अवस्था, जो शारीरिक अवस्था वो चेंज होती है, उसके गुण नहीं बदलते। इसके बाद में वुड्स मेटल के प्रमुख घटक कौन से हैं, तो वुड्स की अगर बात करें तो कैल्शियम, टिन, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, बिस्मथ, सीसा, तो इसमें आपके पास कैल्शियम, टिन और जो सीसा है वो आपके पास वुड्स मेटल के प्रमुख गुण हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है, नेक्स्ट आता है नीचे दिए गए तत्वों में से किसका आकार सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो है वो आपके पास क्या है, Al3+ का जो सबसे छोटा तत्व निकल के आता है। इसकी व्याख्या आपको अपने उस सारणी में देख लेनी है। इसके बाद में बात करते हैं क्या है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के 30 डिग्री पर झुके हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो मैंने एक बात बताया था आपको पिछली बार, एक जो वीडियो था पिछली बार की वीडियो में मैंने एक सूत्र बताया था। इसमें क्या होता है, आपको जो 360 है उसमें आपको किसका भाग दे देना है, उस डिग्री का भाग दे देना है जो दिया हुआ थीटा जिसको अपन बोलते हैं, उसका भाग देने पे जितने आते हैं तो अगर वो सम संख्या होती है तो उसमें से 1 घटा दो तो 11 आंसर आ जाएंगे। ये मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया था। ये 1 क्यों घटाते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया है भाई पिछले वीडियो में भी, कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो दोनों के लिए 1 बनेगा, किसके लिए, दोनों के लिए, इसलिए वो 1 घटा देते हैं, तो आपके पास आंसर 11 हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या आनुवंशिक इकाई क्या है, जीन है भाई, ये रिपीट हो चुका है प्रश्न, जीन है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है, लोहा पाया जाता है, आयरन होता है, आयरन की कमी हो गई है बोलते कि नहीं। इसके बाद में क्या है, डीएनए और आरएनए में समानता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, द्विसूत्री हैं और इनमें से समान शर्करा है, इनमें से पिरामिडिन क्या है, पिरिमिडिन है, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है भाई, क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक है। तो बात कर लेते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक अम्ल है जो कि कई छोटी इकाइयों यानी न्यूक्लियोटाइड्स के आसपास जुड़ने से बनते हैं, अतः दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर है। द्विसूत्री क्या होता है, डीएनए आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड यानी द्विसूत्री होता है, जबकि आरएनए सामान्य सिंगल स्ट्रैंडेड यानी एक सूत्री होता है। समान शर्करा की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। और समान पिरामिडिन की बात करें तो डीएनए में पिरामिडिन बेस साइटोसिन और थायमिन होते हैं, जबकि आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कितना वजन होता है भाई, 1200 से 1400 ग्राम होता है, याद रख लेना। इसके बाद में बात करते हैं निम्न में से कौन सा केवल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का है भाई, तो विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन और अपने पास खनिज और वसा और जल। अगर इसमें अपन बात करें तो प्रोटीन और खनिज जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी सबसे सूक्ष्म जिसको अपन कहते हैं। देखो मानव शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए इनकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ये ऊर्जा नहीं देते बल्कि उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं, करते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा शरीर को इनकी बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत है, इसलिए इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्थूल पोषक तत्व कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, याद रख लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो एलिसा टेस्ट किस वायरस के कारण होने वाले एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है, तो ये एचआईवी के लिए किया जाता है। किसके लिए, एचआईवी के लिए। नेक्स्ट बात करें तो पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रण करती है। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है, इसमें बात करते हैं अवटु है, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क है और प्रावटु है। तो इसमें अपने ये सारे नियंत्रित होते हैं, प्रावटु इसमें नियंत्रित नहीं होता है।
देखो आउट की बात करें तो इसे कौन नियंत्रित करता है, तो इसे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला TSH है ना, TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नियंत्रित करता है। जनन ग्रंथि बात करें तो इन्हें पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन से नियंत्रित करते हैं। हृदयवर्ग की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स इसे पीयूष ग्रंथि का ACTH जो अम्ल है भैया नाम देख लेना, नियंत्रित करता है। और प्रावटु पैराथायराइड ग्रंथि है, मटर के दाने जैसी ये ग्रंथि गले के थायराइड के पीछे होती है। इससे निकलने वाला पैराथ हार्मोन PTH रक्त में कैल्शियम और फास्फोरेट के स्तर के सीधे फीडबैक सिस्टम से नियंत्रित करता है। इस ग्रंथि पर पीयूष ग्रंथि का कोई नियंत्रण नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। प्रावटु को ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया है, तो वो अपने पास आर्थर टांसले ने किया भाई। किसने किया है? आर्थर टांसले ने किया है। तो क्या है आर्थर टांसले? वर्ष 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकी जैव वैज्ञानिक AG टांसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द और इसकी मनोवैज्ञानिक जो वैज्ञानिक संकल्पना दुनिया को सामने रखा था। इसके बाद बात करें एवलिन हचिनसन, इन्हें आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, जिन्हें इकोलॉजिकल नीच की अवधारणा का गहरा काम किया है। और रेमंड मैन के बारे में हमने बात की है, 10% जो ऊर्जा वाला है वो दिया है। और चार्ल्स एल्टन की बात करें तो इन्हें पारिस्थितिकी स्तूप यानी पिरामिड की संकल्पना दी है, जिसे एल्टोनियम पिरामिड भी कहते हैं। इसके बाद में बात करें तो क्या आता है, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी कारक परोक्ष प्रभावित करता है, तो ये आपके पास मृदा की संरचना है ना, ये पारिस्थितिकी तंत्र को जो पारिस्थितिकी कारक है उसको सीधे प्रभावित करता है। बाकी द्वितीय रोल में आ जाते हैं भाई, जो अपनी मृदा की संरचना है वो सीधे प्रभावित करती है पारिस्थितिकी को। विटामिन A की कमी से रतौंधी है, आप सभी जानते हो। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी है। एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस है, ये आपके पास वायरस जनित रोग है। नीचे बात करें तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी हिमालय। तो इसमें आपके पास पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है, वो जैव विविधता की दृष्टि से क्या उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो याद रख लेना। अच्छा अब बात करें तो क्या आता है, निम्न कथनों पर विचार करें। राजस्थान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या आता है, राज्य के लिए एक समान भौगोलिक सूचना तंत्र GIS प्लेटफॉर्म की स्थापित किया गया है। राज्य के स्मारकों ऐतिहासिक भवनों के लिए 3D मॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न विभागों में GIS इंटरफेस का कार्य किया जा चुका है। तो सारे आपके पास कथन है वो सत्य हैं। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स क्या लोकेटर होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। अच्छा इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो क्या अपशिष्ट पृथक्करण के लिए किस रंग का डिब्बा है वो गीले कचरे हेतु प्रयोग किया जाता है, तो वो आपके पास क्या आ जाता है, हरा जो रंग होता है, हरे रंग का जो डिब्बा होता है उसमें आपके पास गीला कचरा, जैसे मैं बात कर लेता हूँ नीला रंग का जो डिब्बा है, नीले रंग के डस्टबिन का उपयोग सूखे कचरे जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच के लिए किया जाता है जो रिसाइकल हो सकते हैं। लाल रंग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से अस्पतालों के खतरनाक बायोमेडिकल कचरे या इलेक्ट्रॉनिक कचरे के लिए निस्तारण के लिए होता है। हरा कचरा बात करें, हरे रंग का जो डस्टबिन है, स्वच्छ भारत मिशन और कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार गीले कचरे जैसे रसोई का कचरा है, फल सब्जियों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है, वो सारे जो जैविक रूप से सड़कर खाद बना सकते हैं उन्हें हरे रंग के डब्बे में डाला जाता है, हरे डस्टबिन में डाला जाता है। पीला बात करें तो यह भी चिकित्सा क्षेत्र में संक्रामक कचरे जैसे पट्टियां, मानव अंग के लिए आरक्षित होता है। इसके बाद में बात करें तो क्या होता है, हेपेटाइटिस बी निम्न में से किस कारण से होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत लीवर को सीधे प्रभावित करता है, तो ये आपके पास वायरस जनित रोग है भाई, क्या है, वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी एक घातक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये सीधे मानव के यकृत लीवर पर हमला करता है जिससे लीवर में सूजन, पीलिया, गंभीर मामलों में सिरोसिस या लीवर कैंसर हो जाता है। ये दूषित रक्त या असुरक्षित शारीरिक संबंधों से फैलता है। फंगी की बात करें तो कवक में से मुख्य रूप से त्वचा के रोग जैसे दाद, खाज, खुजली है, एथलीट फुट है, ये सारे से फंगी से होते हैं। बैक्टीरिया जीवाणु से हैजा, तपेदिक है, टाइफाइड है जैसी बीमारियां होती है और प्रोटोजोआ इनसे मलेरिया और पायरिया जैसे रोग होते हैं। अच्छा इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है,
तो अगर अपने बात करें कोशिकाओं के अंगों की बात करें तो सबसे बड़ा कोशिकांग है वो प्लास्टिड होता है। क्या होता है भाई? प्लास्टिड। कोशिका के अंगों का सबसे बड़ा जो भाग है वो प्लास्टिड होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या आता है? इसके बाद में आपकी शुरू हो जाती है मैथ। और मैथ के लिए आज शायद आपके लिए क्लास है वो अपलोड हो जाएगी। मैथ के सारे जो अपने बाकी रह गए ना, वो सारे प्रश्नों को हल आज आप लोगों के लिए अपलोड करवा दिया जाएगा। यानी इस पेपर के बाद में आपकी जो मैथ की क्लास है वो अपलोड होने वाली है, तो चिंता नहीं करना है। चिंता चिता का घर होता है, जो मैंने आप लोगों को अपने हर वीडियो में कहा है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।